हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। 2023 के जो कर्नाटका में आम चुनाव आने वाले हैं, जिसके लिए कई सारी पार्टियां अपनी हिसाब से तैयारी कर रही है। मीडिया में भी हम देख रहे हैं कि कुछ दिन से बिरदी में जेडीएस पार्टी की एक बड़ी सी ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें तमाम कम्युनिटीज़ के लीडर्स को ट्रेन किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग में, और कैंडिडेट्स को भी फाइनल किया जा रहा है। ऐसे ही इस ऑर्गेनाइजेशनल केस में कुछ दिन पहले बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट जेडीएस के एक जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटीज़ को वो पोस्ट दिया गया है, जो आज हमारे साथ हैं। आफरीन जी उनका नाम है, जो एक सोशल एक्टिविस्ट थी, ह्यूमन राइट्स मिशन की वाइस चेयरमैन है विमेन और चिल्ड्रन की, जो बेंगलोर में लेडीज़ एजुकेशन के लिए, विमेन एम्पावरमेंट में और हेल्थ केयर में इन्होंने कई सारा काम किया है। इनके काम को देखते हुए कुमार स्वामी और देवेगौड़ा और जितने माइनॉरिटीज़ लीडर हैं, उन्होंने इनको बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट जेडीएस पेरेंट बॉडी का जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किया। जो बड़ी पोजीशन है वो एक माइनॉरिटी के लिए दी गई है। आइए आज हम इनसे बात करते हैं कि वो इस पोजीशन को कैसे वो करने वाले, जिम्मेदारी को निभाने वाले हैं। आफरीन जी, सबसे पहले बहुत बहुत आपको मुबारकबाद कि एक कर्नाटका में कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी जो पार्टी है वो जेडीएस पार्टी, जो पुरानी पार्टी है, आज उस पार्टी का पेरेंट बॉडी में आपको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है, एक माइनॉरिटी लेडी होने के नाते। सबसे पहले आपको इस बारे में मुबारकबाद। आप मुझे ये बताइए, इतने सारे ऑप्शंस रहने के बावजूद आपको जेडीएस में ज्वाइन आपने क्यों किया? पहले तो थैंक यू फॉर योर विशिंग, और दूसरी बात जो है, जेडीएस ज्वाइन करने का मेरा मकसद नहीं था, लेकिन अभी मकसद बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि हाँ, हर कोई बोलते हैं कि माइनॉरिटी के लिए हम लोगों ने ये किया है, मतलब बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन कोई ये ऐसा माइनॉरिटी के फेवर में काम करने वाला एक मिनिस्टर हो, एमएलए हो या फिर एमपी हो, वो आके बता दे कि उन लोगों ने क्या किया है। मेरी नज़र में एक शख्स है जो कि हमारे सीएम इब्राहिम साहब हैं। जिस वक्त उनके बच्चे का 6 साल के बच्चे का इंतकाल हो चुका था, उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा बाप को अपने मरहूम बेटे के पास रुकना चाहिए था। उस वक्त उन्होंने मरहूम बेटे को छोड़कर माइनॉरिटीज़ यानी कि मुसलमानों के लिए, कौम के लिए, उन्होंने हुबली में जब ईदगाह का मसला उठा था, उस मसले को पहले उन्होंने इम्पोर्टेंस देना समझा। अगर वो चाहते तो किसी और को भी बोल सकते थे या भेज सकते थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने अपने मरहूम बच्चे को छोड़कर वहाँ पे जाके जो है वहाँ का मसला उन्होंने हल किया। अगर वही दूसरी पार्टियों की बात की जाए तो शादियों में तक मुख्तसर इतना मसरूर रहते हैं, जो कि उन्हें दूसरा काम इतना ज़रूरी नहीं लगता। जहाँ तक सीएम इब्राहिम साहब ने ये काम किया, वो देखकर मुझे भी लगा कि जेडीएस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ बोलती नहीं, काम करके दिखाती है। अभी आप एक लेडी हैं और औरत को इस तरह का आपको पोजीशन दिया गया, आपके क्या प्लान्स हैं? क्योंकि आप जनरल सेक्रेटरी, कल अगर आपकी सरकार आती है तो आप उसमें आप एक बड़ी पोजीशन भी ले सकती हैं। तो हमारे माइनॉरिटीज़ के लिए आपके पास क्या मैनिफेस्टो, क्या प्लान है एम्पावरमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए? एम्पावरमेंट और डेवलपमेंट की बात कही जाए तो हमारे माइनॉरिटीज़ का सब मिला के 4% कुछ रिजर्वेशन है। हाँ, 4% रिजर्वेशन है, जो कि 4% रिजर्वेशन में हम लोगों के लिए स्कूल्स, हॉस्पिटलाइज और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि वक्त बहुत कम है, हम लोगों के पास बात करने के लिए इतना वक्त नहीं है। और जहाँ तक बात माइनॉरिटीज़ के रिजर्वेशन की बात है, जेडीएस ने जहाँ तक माइनॉरिटीज़ के लिए काम करके है, वो ना दूसरी पार्टी वालों ने कुछ भी नहीं किया है। और पहली बात, जेडीएस पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का मकसद ये है, जहाँ तक माइनॉरिटीज़ के जो काम होने चाहिए थे नहीं हुए। अगर किसी ऑफिसर के पास आप बात करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जाओ तो हर कोई, मतलब आप तो जान सकते हैं, ह्यूमन राइट्स मिशन का नाम सुनते ही ये ह्यूमन राइट्स वालों को जवाब देना बहुत मुश्किल समझते हैं। साफ सीधा बोल देते हैं, किसी के पास जवाब नहीं रहता, और कोई बोलता है कि जाके आरटीआई फाइल कर लीजिए। जब हम लोगों को डायरेक्ट जाके भी काम नहीं हो रहा, तो मैंने समझा कि ये प्लेटफॉर्म सही है। अगर लॉन्ग टाइम जाकर ये काम नहीं बन रहा है तो शॉर्ट में करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये लोग जवाब देने से मुकर रहे हैं,
तो क्यों ना इसी पार्टी में रहकर हम लोगों का हक जो भी है हम लोग लड़के ले सकते हैं, बस यही है। जी आप क्योंकि आप पेरेंट बॉडी में आप जनरल सेक्रेटरी बने हो, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सारे आते हैं। आज के हालात का अगर देखें, जो औरतों पे जो जुल्म हो रहा है, जहाँ पे औरतों का घर से अकेले निकलना भी इतना दुश्वार हो रहा है, अगर आपकी पार्टी पावर में आती है तो आप किस तरह से एक सेफ्टी मेजर्स हो, किस तरह से औरतों में वो एक भरोसा दिलाएंगी कि हाँ हम अब इस पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो हमारे लिए आसानी हो? किस तरह का आप मैनिफेस्टो रखते हैं औरतों के लिए, जो भी आज हालात चल रहे हैं? इंशाअल्लाह मैंने अभी आपको बताया है, जेडीएस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बोलती कम है, काम करती ज़्यादा है। जो भी औरतों के लिए हो, बच्चों के लिए हो, बूढ़ों के लिए हो, बेवायों के लिए हो, जो भी आएंगे ना स्कीम, घर घर जाके जिन लोगों को भी उनका हक़ पहुंचाना चाहिए, वो मैं किसी ना किसी ज़रिए से इंशाल्लाह आपके ज़रिए मैं बता दूंगी लोगों को कि कैसे पहुंचेंगे। अभी फ़िलहाल मैं इस मुद्दे पर बात करना नहीं चाहूँगी, क्योंकि इस मुद्दे पर लास्ट लेडी एम्पावरमेंट के बारे में जब मैंने बात की थी तो किसी ने मुझे कमेंट किया था, जेडीएस पार्टी एक डूबती हुई नाव है। सच बताया था उन लोगों ने, डूबती हुई नाव है, क्योंकि उस नाव में कुछ लोग ऐसे सवार थे उस कश्ती में, जो सवार होने की कश्ती में ही छेद कर गए थे जहां से पानी भर के कश्ती डूब जाए, जो कि मौका नहीं देगी अभी जेडीएस आप पार्टी। सीधे सीधे आरोप उन माइनॉरिटी लीडर्स को लगा रहे हो जो जेडीएस छोड़ के कांग्रेस में जाके एमएलए मिनिस्टर बने हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब जहां तक ये टाइटैनिक की जहाज तो नहीं है जो डूब जाए जी, और उसका अता पता भी ना चले। जेडीएस की पार्टी को जब इन्होंने इशारा दे दिया है कि डूबने वाली नाव है, तो ये डूबती हुई नाव को हम लोगों को उस छेद को भर के नाव को संवारना भी आता है, और जो भी जिन लोगों ने भी छेद किया है उनको निकाल कर बाहर फेंकना भी आता है। डूबेगी जहाज नहीं डूबेगी, डूबेंगे वो गद्दार जो पार्टी में रहकर पार्टी के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। बाकायदा उनको उठा के समंदर में फेंकेंगे, उनको डुबोएंगे और जहाज़ को बचाएंगे। तो पहली बात यह है, मैं उन लोगों के हक़ के लिए लड़ूंगी। जाहिर सी बात है कि मैं अकेली नहीं लड़ सकती इसकी वजह से, अगर हम लोग 4 लोग एक बनेंगे तो ही इसके लिए हम लड़ सकते हैं। और हमारे कौम के हुक्मरानों में और हमारे चंद ऐसे भाई भी हैं जो कभी भी एक नहीं जुड़ना चाह रहे हैं। अगर कौम की बात आती है तो दुश्मन को भी भाई बन के काम करना चाहिए। यहाँ हर कोई ये लगा रखा है, इसको ये पोस्ट मिली, उसको वो पोस्ट मिली, हम लोग इतने साल से काम कर रहे हैं, ये आजकल आए लोग ये ऐसे करेंगे तो कोई कभी भी किसी का हक़ दिलाने से पीछे ही रहेंगे, कोई आगे नहीं आएगा। तो मैं हर किसी से एक ही गुजारिश करूँगी, मेरे भाइयों से और बहनों से, जब काम की बात आती है, कौम की बात ही, मैं सिर्फ अपने कौम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ, माइनॉरिटीज़ की बात कर रही हूँ। माइनॉरिटी बोल के हम लोगों को ये लोग खुद नीचे गिरा रहे हैं और हम लोग खुद कबूल रहे हैं कि हम सबसे कम वाले हैं, कमज़ोर हैं, ये खुद हम लोग कबूल रहे हैं। मैं अभी एक ही बात बोलना चाहूँगी, कभी भी माइनॉरिटी को कमज़ोर मत समझो और कमज़ोर अपने आप को प्रेजेंट मत करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, आगे आके आपके हक़ के लिए लड़ो, बस यही बात बोलूँगी। और जब माइनॉरिटीज़ के हक़ के लिए बात आती है तो 4 लोगों को एक जुड़ के काम करना चाहिए, ना कि पोईपट्टी करके ज़िंदगी करना चाहिए। सही बात। हम देख रहे हैं कि हमारे साथ कुछ युवाएं भी हैं जो इस पार्टी में भी हैं, जो स्टूडेंट्स भी हैं। सबसे पहले हम आपसे बात, क्या पढ़ रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साद शरीफ है, सेकेंड ईयर डिग्री कर रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि यूथ आगे नहीं आ रही है काम के लिए, तो हम लोग एक टीम बना के थोड़ा काम कोशिश लगा के हम काम कर रहे हैं कि हमारी जो जेडीएस पार्टी है हमारे बेंगलुरु के अंदर अभी आके है, तो वो पार्टी ने बहुत अच्छा काम करके है, तो वो पार्टी ने कभी दिखावा नहीं किया, तो हमारे को मालूम चला कि ये पार्टी हमारे काम आएगी और हमारे आवाम के काम आएगी, तो हम लोग ये पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और ये इंशाल्लाह और ये पार्टी को हम आगे बढ़ाएंगे और हम काम करेंगे। अगर 2023 में जेडीएस की सरकार आती है और कुमारस्वामी चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो एज ए स्टूडेंट आप क्या उम्मीद करते हैं उनसे कि किस तरह की गवर्नमेंट चाहिए आपको? तो आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, आपने बोला कि जेडीएस सरकार आने के बाद क्या होती है, तो दूसरे पार्टीज़ भी स्कीम्स लॉन्च करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, मगर वो लॉन्च करते हैं जो भी पैसा जाता है वो मिनिस्टर लेवल तक ही ख़त्म हो जाता है, जो स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंचा। तो जेडीएस इज़ सच अ पार्टी लाइक दे वांट टू गो टू द स्टूडेंट्स, लाइक आखिर तक पहुंचे। एंड एज वी स्टूडेंट्स, लाइक अगर हमारे को स्कीम आ रहा है तो वी गो लाइक इफ़ यू गो टू फाइंड आवर हक लाइक राइट्स, तो क्या होता है कि नहीं
आगे पीछे बढ़ाते हैं, ये ऑफिस जाओ, ये पेपर वर्क लाओ, आधार कार्ड में ये है वो है, तो ये बोल के भगाते हैं। तो एज ए JDS यूथ वी इंशाल्लाह वी प्रॉमिस दैट कि जिसका हक मिलना चाहिए उनको इंशाल्लाह मिल के रहेगा और दिला के रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा आफरीन जी, आप मेरा आपसे आखिरी सवाल है, इस तरह के जो यूथ हैं, युवाएं हैं, लड़कियां हैं जो बाहर जाती हैं काम करती हैं, और बच्चे हैं जो एजुकेशन हैं, किस तरह की सरकार किस तरह की नीति लानी चाहिए जो एम्पावरमेंट हो, जो रियल डेवलपमेंट हो, ताकि डेवलपमेंट ऑफ पीपल इज़ द डेवलपमेंट ऑफ नेशन ऐसे कहा जाता है। जहाँ तक बात औरतों के सलामती की बात आ रही है तो इसका ज़िम्मा सरकार अकेली नहीं उठा सकती, क्योंकि सरकार हर एक लड़की के ऊपर नज़र रख के नहीं बैठेगी। तो सरकार को कुछ ऐसी सुविधाएं लानी चाहिए जहाँ तक कि लड़की हो या औरत हो या बच्ची हो, चाहे तीनों में कोई भी हो, रात के 12 बजे भी बज जाए या रात के 2 बजे भी बज जाए, अगर वो घर के बाहर निकले तो उसको फ्री माइंड रहकर निकलना चाहिए। ऐसी सुविधा सरकार को लाना चाहिए। अशफाक जी, जहाँ तक आपका सवाल है वुमेन सेफ्टी के बारे में, वेस्टर्न कंट्री में जब भी एक वुमेन यानी कि जब भी कोई लेडी अनकंफर्टेबल फील करती है तो उस वक्त 911 पर जब कॉल करती है तो उसे पूरी सपोर्ट मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ की सरकार की तरफ से। जहाँ तक हमारे कंट्री का सवाल है, हमारे इंडिया का सवाल है, देखने के लिए तो बड़े बड़े इनोवा कार्स वगैरह वगैरह पेट्रोलिंग के लिए छोड़ रखा है। और पेट्रोलिंग करने का मकसद ये है यहाँ की पुलिस का, जब क्राइम हो रहा है या फिर क्राइम हो चुका है, बस उस वक्त पर ही वो अपने आप को आकर वहाँ पे देखना ज़रूरी समझते हैं, ना कि किसी के क्राइम होने से पहले जाकर रोकना ज़रूरी समझती है। अब जहाँ तक वुमेन सेफ्टी की बात है, अगर कोई औरत अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रही है, अनसेफ फील कर रही है, तो उस वक्त जब भी कोई भी औरत हो अगर 100 पे कॉल करे तो पुलिस का काम ये बनता है कि जाके उन लोगों को पिकअप करे, सेफली उनके घर तक पहुंचाया जाए। क्योंकि अगर रेप को ऐसे वैसे चीज़ों को रोकना है तो सरकार को भी उसे साथ देना चाहिए और आवाम को भी उसकी साथ देना चाहिए। एक और बात है मैं बोलना चाहूँगी, हर लेडी के ऊपर हर कोई भी उसकी सेफ्टी का ज़िम्मा नहीं ले सकता, तो लेडीज़ को भी चौकन्ना रहना चाहिए, अपनी सेफ्टी खुद करना चाहिए, ना कि वो भी खुद गलत रास्ते में जाए और जाके वहाँ फंस के गवर्नमेंट को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकती और किसी और को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकती। अपने आप को भी कंट्रोल में रखना चाहिए, अपनी सेफ्टी खुद करना चाहिए। और जहाँ तक सरकार की बात है, वो भी लोगों को, ना कि सिर्फ औरतों को, यहाँ तक के मर्दों के साथ भी बहुत से हादसे हो रहे हैं। चलो कोई पैसा लेके जा रहा है तो उसे मार के छीन के लेके चल जाते हैं। जाके कंप्लेंट जाके पुलिस स्टेशन में लिखाने से पहले अगर कोई शख्स 100 पे कॉल करता है तो इमीडिएटली कहीं का भी हो वहाँ आकर अटेंड होके उन लोगों को सेव करना चाहिए। ना कि आपका एरिया पूछो, ना कि आप किस वार्ड से बिलोंग करते हो, ये पूछना ज़रूरी नहीं है। जब सरकार ने आपको फ्री पेट्रोल और फ्री गाड़ी दे रखी है तो जाकर सेव करने में आपको क्या दिक्कत है। थैंक यू सो वेरी मच। ये देखा नाजरीन आपने, ये नई आज की युवाएं हैं, नई पीढ़ी है जो नई सोच रखती है। साथ में स्टूडेंट्स की भी हमने बात सुनी कि किस तरह की गवर्नमेंट से वो फ्यूचर में एक्सपेक्ट करते हैं इनको सुविधाओं को लेकर। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो भी सरकार अब है या जो भी सरकार रहेगी, लोग तो वही रहेंगे, बस पार्टियाँ चेहरे बदलते हैं, कि इस तरह की नीतियाँ लेके आए जो लोगों की ज़िंदगी आसानी से गुजरे। पर्टिकुलरली लेडीज़ की वुमेन सेफ्टी की जो बहन ने जो बात की उस पर स्ट्रेस दिया जाए, बच्चों के एजुकेशन, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इनको इम्प्रूव किया जाए। बक़िया ख़बरों के लिए आप बने रहिए बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूँ आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। जय हिंद।